हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। संयोजकता बंध सिद्धांत को पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। बहुत ही आसान है ये, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है और पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, शॉर्ट में हम VBT लिखते हैं। ये सन 1929 में पॉलिंग ने दिया था, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए हैं। तो 1 बाई 1 करके पॉइंट्स को हम बताएंगे और इनको समझते जाइए। जैसे मैं बात कर रहा था अभी पिछले वीडियो में उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में कि K4FeCN6 जैसे ये एक यौगिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें ये Fe क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और ये क्या है, लिगैंड है, और ये क्या है, धनायन है। तो इसको आपने देखा था कि जैसे Fe है तो Cn इसको सराउंड कर रहे हैं चारों तरफ से। कितने Cn है, 6 Cn है, और ये उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं Cn Fe के बीच में, और ये यहाँ पर 4 K हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। आज हम लोग इसे समझेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत में किस तरह इसको समझाया गया है। लेकिन ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की बात होती है तो इसकी बात होती है, और ये लिगैंड है और ये धनायन है। तो अगर यहाँ पर जैसे पोटेशियम पे 1 प्लस होता है तो यहाँ 4 प्लस हैं। अगर इसको हटा दें तो हम यहाँ 4 माइनस लगाएंगे या 4 माइनस ऐसे लिख दें। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो संकर आयन है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की बात बार बार होगी, लिगैंड की बात होगी इस सिद्धांत में। तो समझ में आना चाहिए उसको। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष के कोष में कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष मतलब बाहरी कोष में। तो इसके बाहरी कोष की बात हम जब करते हैं तो चलो, इसका जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, और इसका नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कर दिया है। इसमें नीचे इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें ये पहला कोष है, जैसे 1 लिखा है तो ये पहला है मतलब K है, ये दूसरा है L, और जिसमें 3 3 लिखा है वो तीसरा कोष है मतलब M। 4s को आगे लिख देते हैं, 4s2, ये है N। तो पहले कोष में 1s है, दूसरे में 2s 2p, तो अंतिम कोष ये है N। तो ये संयोजी कोष है। तो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। जैसे इसमें 4s है, 4p है, ये भी रिक्त है, 4d है, ये भी रिक्त है। तो ये जो 4p उपकोष और 4d उपकोष हैं, इनमें जो ऑर्बिटल हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही बात इसमें बताई गई है। तो अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया K4FeCN6 का, इसमें आप देख रहे हैं कि जो Fe है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यानी Fe पर प्लस चार्ज कितना है, 2 है। तो Fe यहाँ 2 प्लस स्टेट में है। तो 2 प्लस स्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ 4s में क्या है, 0 है। तो 4s 0 है, 4p 0 है, 4d 0 है, ये सब इसमें सब में रिक्त हैं। मैं एक बार इसमें जो है ऑर्बिटल बना देता हूँ, देख लीजिए। जैसे 3d है तो d में कितने होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए 1 2
3 4 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और 6, सही से बनाते हैं इसे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6। और 4s क्या है, ये खाली है, 4p क्या है, खाली है, और 4d भी खाली है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को समझिए, ये कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष मतलब बाहरी कोष में कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं जिनमें लिगेंड द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं। तो अब इन्हीं ऑर्बिटलों में, यानी ये जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, एक जोड़ी हो सकता है। तो इन ऑर्बिटलों में ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसमें जैसे Fe है तो Cn जो है एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो देता है, तो ये इन्हीं रिक्त ऑर्बिटलों में देता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि लिगेंड द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं, उसमें एकोमोडेट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल संकरण प्रक्रिया द्वारा समान ऊर्जा के संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, पहली चीज़ तो जैसे ये 4s है, एम्प्टी है यानी रिक्त है, 4p के ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, खाली है। तो अब 4s की एनर्जी कम है, 4p की ऊर्जा ज़्यादा है। आप जानते हैं जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं ऑर्बिटल। तो इनकी ऊर्जा बढ़े, तो 4s की ऊर्जा कम है, 4p की ऊर्जा ज़्यादा है। तो इनकी ऊर्जा समान करने के लिए ये ऊर्जा की मिक्सिंग करते हैं, यानी ये ऑर्बिटल एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और वे सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। यानी जो ये ऑर्बिटलों का आकार है, नाभिक के चारों तरफ जो त्रिविम क्षेत्र है उसमें जो उनका शेप है, जहाँ ये ऑर्बिटल होते हैं उसमें बदलाव होता है और उसी को हम मिक्सिंग कहते हैं। और फिर नाभिक से उनका जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं, संकरण हो जाता है। तो इनमें संकरण होता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के निकट आते हैं। भाई लिगैंड अगर निकट नहीं आएगा धातु परमाणु के साथ तो कैसे बंध बनाएगा? और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटलों से धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो जो Fe के पास Cn आ रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो Cn अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा Fe को, तो उसमें Cn के ऑर्बिटल होंगे, Cn का जो भी कार्बन नाइट्रोजन होगा और Fe के ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ अतिव्यापन होगा। तो एक सेंटर वाले का यानी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑर्बिटल एम्प्टी है, रिक्त है, और Cn वाले में एक लोन पेयर है। तो एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दोनों Cn दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपसंयोजक बंध है। तो ये सिद्धांत बात करता है कि लिगैंड के ऑर्बिटल और केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं। इसके ऑर्बिटलों में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके एम्प्टी होते हैं। तो इसीलिए एक एम्प्टी है और दूसरे के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पेयर है, तो अतिव्यापन हो जाता है, बंध बन जाता है। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के निकट आते हैं और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटलों से धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि लिगैंड प्रबल होता है। अब इसमें जो है जिस एग्जाम्पल को हमने लिया है, कौन सा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ लिख देते हैं K4FeCN6, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। या कह सकते हैं ये आयन 4- लिख लो। तो ये हेक्सासाइनोफेरेट आयन
में साइनाइड लिगेंड है, साइनो लिगेंड है और ये प्रबल है। जैसे अमोनिया लिगेंड प्रबल है, साइनाइड प्रबल है। अभी हम लोग जो पूरा देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रम, तो उसमें पता चलेगा कौन से प्रबल हैं कौन से दुर्बल हैं। तो लेकिन इतना याद रखिए, साइनाइड प्रबल लिगेंड है, साइनो, और अमोनिया भी, एमीन भी प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है यदि लिगेंड प्रबल होता है तो धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बलपूर्वक युग्मन होता है। अब देखिए, साइनाइड जब Fe की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी उसकी तरफ आ रहा है, तो Fe परमाणु के जो ऑर्बिटल हैं, यानी जो ये परमाणु है उसका जो संयोजी कोश यानी बाहरी कोश के ऑर्बिटल हैं, सबसे पहले उसके इंटरेक्ट करेंगे साइनाइड के ऑर्बिटल से, लिगेंड के ऑर्बिटल से। तो उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, अयुग्मित है, अयुग्मित है, तो कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बलपूर्वक युग्मन होता है। यानी वो जो ये प्रबल लिगेंड है ये फोर्स करता है पेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन इसमें फोर्स हो जाता है और ये इसमें फोर्स हो जाता है। मतलब कहने का ये है, फिर से बना देते हैं इसको, थोड़ा साफ नहीं है ये, तो क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इसमें है, इनमें सब में एक एक है और एक इसमें है, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें वाला इसमें आ जाता है, इसमें वाला इसमें आ जाता है, मतलब पेयरिंग कर देता है, कहता है सिंगल सिंगल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो इसे बलपूर्वक युग्मन कहते हैं, फोर्स्ड पेयरिंग। तो प्रबल लिगेंड ऐसा करता है, फोर्स्ड पेयरिंग करता है। अब आप देख रहे हैं कि फोर्स्ड पेयरिंग करने की वजह से ये दोनों एम्प्टी हो गए, रिक्त हो गए। वो तो उधर एम्प्टी थे ही थे। तो अब ये 2 d ऑर्बिटल अंदर वाले और ये एक s और ये 4p के, ये एम्प्टी हैं। टोटल 6 एम्प्टी हैं और 6 ही चाहिए, क्योंकि Cn कितने हैं, 6 हैं, 6 लोन पेयर इनमें जाएंगे। तो अब इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा और ज़्यादा है। तो इनकी ऊर्जा को सेम करने के लिए, ऊर्जा सेम हो जाए इसके लिए संकरण होगा। तो संकरण होगा तो d के कितने ऑर्बिटल हैं, 2, और s का कितना है, 1 है, p के कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर संकरण होगा और संकरण के पश्चात, यानी ये ऑर्बिटल अपने शेप के कारण, अपने आकार के कारण नाभिक से जो उनकी दूरी है वही उनकी ऊर्जा तय करती है। तो अभी ऊर्जा में वो डिफरेंट हैं, फिर वो अपना शेप चेंज करते हैं और संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। तो ये जो जिसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पहले से ही हैं, बॉन्डेड हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ ये पूरा 3, लेकिन ये जो 6 हैं ये पूरा, इनकी ऊर्जा समान हो जाती है। तो इनको मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि पहले हमने सटा के बना दिया इनको। तो सटा के बनाने का मतलब क्या होता है, सटा के बनाने का मतलब इनकी ऊर्जा अब आपस में समान हो गई। जैसे इसकी ऊर्जा इसके बराबर है, इसकी ऊर्जा इसके बराबर है, तो ये आपस में 6 की एनर्जी सेम है। जैसे यहाँ पर इन दोनों की आपस में सेम है, इसकी डिफरेंट है, इन तीनों की आपस में सेम है। तो अब इसकी इन दोनों की इससे डिफरेंट है, इसकी इससे डिफरेंट है। तो सटा के बनाने का मतलब है कि उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, अपभ्रंश ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये अब इनकी एनर्जी सेम हो गई है और इसका नाम अब क्या हो गया, D2sp3। तो इसका नाम D2sp3, इसका नाम, ये 6 का नाम क्या हो गया अब, D2sp3 ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल हो गए, सेम एनर्जी के हो गए। अब Cn अपने इलेक्ट्रॉन इनमें डालेंगे, यानी जितने Cn हैं वो सब
6 CN है और 6 CN जो है 1 2 3 तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 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 इसमें आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये Cn ने जो डोनेट किए हैं इनमें आ गए, मतलब Cn के ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर थे और ये ऑर्बिटल D2sp3 का अतिव्यापन हुआ। और 2 डॉट मैंने सब में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाए हैं। आप चाहें तो इसमें ऐसे एरो वाले इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इनमें सब में फिल हो गए। तो इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटलों में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और उपसहसंयोजक बंध बन गया है। अब जो संकर जिसकी हम बात कर रहे थे K4FeCl6, ये जो संकर है, कॉम्प्लेक्स है, उपसर्जन यौगिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे संकर दिया रहता है, यौगिक दिया रहता है, बताना रहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन करके बताइए कि इसमें चुंबकीय लक्षण किस प्रकार का है, इसमें संकरण किस प्रकार का है। तो आपने देखा कि संकरण इसमें क्या है, D2sp3 है, तो D2sp3 लिख दीजिए। और दूसरी चीज, इसमें देखिए कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, सब युग्मित है। चूंकि ये Cn प्रबल लिगेंड था, इसने फोर्स पेयरिंग कर दी, बलपूर्वक युग्मन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे। तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जो है प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय है। और तीसरी चीज, इसमें जो D इस्तेमाल हुआ है, ये इधर के D इस्तेमाल हुए हैं, 4D के नहीं। चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन, इधर ये एम्प्टी था, रिक्त था, तो इधर के इस्तेमाल हुए हैं। तो इसलिए ये आंतरिक संक्रमण संकुल है, संक्रमण संकुल या संकर एक ही चीज होती है। तो कॉम्प्लेक्स है, इधर आंतरिक कक्षक संकुल है या आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आंतरिक कक्षक संकुल है, एक ही चीज है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, ये आपने देखा, लिख देता हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D जो है अंदर वाले इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पर Cn की जगह कोई दुर्बल लिगेंड होता जो बलपूर्वक युग्मन ना कर पाता, इधर इलेक्ट्रॉन होते, जैसे Cn की जगह मान लिया Cl है, हेक्साक्लोरो पोटेशियम हेक्साक्लोरोफेरेट होता या हेक्साफ्लोरोफेरेट होता या कोई और आयोडो होता, दुर्बल होता। तो दुर्बल के केस में फिर 6 Cn क्या करते, भाई ये तो पूरा भरा रहता, तो D इधर के इस्तेमाल होते 2, तो ये फिर क्या होता, sp3d2 होता, D2sp3 ना होता फिर, तो उस केस में ये बाह्य कक्षक संकुल होता। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चौथी चीज, ये अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय है। तो अष्टफलकीय क्यों है, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड है, 6 उपसहसंयोजक बंध है। 6 जब भी होंगे, चाहे वो D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों ही केस में वो अष्टफलकीय होगा। तो अष्टफलकीय होना, आंतरिक कक्षक संकुल, प्रतिचुंबकीय, D2sp3, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर। और ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम का, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से 4s से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। फिर अगर लिगेंड प्रबल है तो बलपूर्वक युग्मन कराएंगे 3D में या n-1D में। अगर वो दुर्बल है तो इधर कुछ नहीं करेंगे। और फिर जो रिक्त वाले 6 ऑर्बिटल हैं, जैसे अगर लिगेंड 6 है तब तो 6 ही इसमें लेने पड़ेंगे, और फिर वो D2sp3 या sp3d2 संकरण आएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अगर हैं तो अनुचुंबकीय होगा, अदरवाइज प्रतिचुंबकीय होगा।
तो फिफ्थ पॉइंट यही कह रहा है कि संकर अणु के बनने के पश्चात यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संकर अनुचुंबकीय होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। अगर मैंने बताया इसकी जगह हाइड्रोजन होता Cl या F तो फिर ये अनुचुंबकीय होता। और प्रबल लिगैंड की वजह से इसमें बलपूर्वक युग्मन हुआ है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत को अगर दिमाग में रखना है तो याद रखिए कि पहली चीज ये संयोजकता बंध सिद्धांत संयोजी कोष की बात करता है, यानी बाह्य कोष के ऑर्बिटलों की बात करता है। बाह्य कोष के जो ऑर्बिटल होते हैं और जिनमें जो रिक्त होते हैं या जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे मतलब होता है। दूसरी चीज बंध की बात है, संयोजकता बंध। तो वहां पर जो लिगैंड आते हैं और उनके जो ऑर्बिटल हैं और जो संयोजी कोष के ऑर्बिटल हैं उनके मध्य जो अतिव्यापन होता है। तो प्रबल लिगैंड फोर्स्ड पेयरिंग भी करता है और जो बंध बनते हैं यानी जो अतिव्यापन होता है ऑर्बिटलों की ऊर्जा पहले समान कर ली जाती है संकरण के द्वारा, तो संकरण भी होता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में संकरण का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर संकरण नहीं होगा तो उनकी एनर्जी जो है डिफरेंट होगी, जो 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत था जिसको आपने ध्यान से सुना और मैं समझता हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत के प्रयोग से कुछ और कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। और अभी CFT भी पढ़नी है, तब तक के लिए बाय बाय।